सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में से पहला पाठ जो है माता का आंचल। यह पाठ श्री शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। शिव पूजन सहाय जी का चित्र आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, अच्छे से देख लीजिए। शिव पूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को बिहार के शाहाबाद ज़िले में हुआ और इनकी मृत्यु 21 जनवरी सन 1963 को पटना में हुई। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार और कई पत्रिकाओं के संपादक थे और पत्रकारिता का कार्य भी इन्होंने किया। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बच्चों, आप जानते हैं कि पद्म भूषण सम्मान जो होता है वो अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए ही दिया जाता है। तो इसी से आप जान सकते हैं कि शिव पूजन सहाय जी एक बहुत ही उच्च कोटि के लेखक थे और पत्रकार थे। ये एक कविता है जो कि माता से संबंधित है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, माँ प्यार तेरा ये कैसा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। तो बच्चों, इस तरह से एक कवि ने अपने माता के प्रति जो प्रेम है उसको इस तरह से स्पष्ट किया है। आप लोग भी अपने माता की आंचल को जानते हैं, तो ये पाठ भी माता के आंचल से संबंधित है। इसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह से बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है। वो अब किसी भी मुसीबत के समय माँ को ही याद करता है। तो पहले हम पाठ की पृष्ठभूमि को पढ़ लेते हैं। यह पाठ शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका क्या नाम था, देहाती दुनिया। इसमें संपूर्ण उपन्यास को सम्मिलित ना करके केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है। सन 1926 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ और इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। आंचलिक उपन्यास वो होता है जिसमें उस अंचल या क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को बताया जाता है। तो बच्चों, इन्होंने अपने क्षेत्र के उस समय 1930 के दशक की एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है कि हमें भी लगता है कि जैसे हम उस क्षेत्र में पहुंच गए हों। इस पाठ में लेखक ने बचपन के विभिन्न दृश्य बड़ी सुंदरता से चित्रित किए हैं। ग्रामीण जीवन की सजीव झांकियाँ इसमें दर्शाई गई हैं। बच्चों के खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार, गांव की पाठशाला, गांव वालों का व्यवहार, लोकगीत इत्यादि अनेकानेक इसमें शामिल हैं। लेखक शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। माँ का भोलानाथ को यह कहकर खाना खिलाना कि ये पक्षी हैं, खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। पिता का बच्चे के खेलों में भाग लेना तथा बच्चों का शर्मा कर भाग जाना भी मर्म स्पर्शी है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बालकों के मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। तो बच्चों, ये आत्मकथात्मक शैली में रचा गया एक संस्मरण भी कहलाता है। तो देखिए कितनी विशेषताएं हैं इस उपन्यास में, जिसका एक छोटा सा अंश हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं
जिनसे हो सकता है हम वाकिफ़ ना हों, हम उन्हें जानते ना हों। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ढोलक की तरह ही। तड़के, तड़के तो हम जानते हैं, प्रभात या सवेरा। लिलार, ललाट, ये आंचलिक शब्द है। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक, जिसमें इस तरह से 3 आड़ी रेखाएं अर्धचंद्राकार बनाई जाती हैं। पीठ के बल लेटना उतान होता है। सान कर, मिलाना, लपेटना, गूंथना, जैसे हम आटा गूंथ देते हैं उसको आटा सानना भी कई जगह बोला जाता है। अफर, भर पेट से भी ज़्यादा खा लेना, जितनी भूख है भूख से ज़्यादा खा लेना। ठौर, स्थान या अवसर। महतारी, महतारी शब्द कई जगह बोला जाता है, माता को कहा जाता है महतारी। तेल, इसमें कड़वे तेल की बात आई है, तो कड़वा तेल आप जानते हैं सरसों का होता है। बोत कर, सराबोर कर देना। चंदोवा, छोटा। शमियाना जो होता है, जो ऊपर कई बार आपने देखा होगा बारात के समय भी लगाया जाता है जहाँ कहीं शादी हो। ज्योनार, भोज या दावत। जीमना, भोजन करना। आइए अब पाठ की कहानी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। पूरा पाठ तो नहीं है, लेकिन हम पाठ की कहानी से हमें उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बालक भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव होता है। वह पिता के साथ ही सोता, जागता, नहाता, खाता पीता और पूजा करता है। गांव के बच्चे जब खेल खेलते हैं तो अनेक लोकगीतों का प्रयोग करते हैं। भोलानाथ के पिता भी उन खेलों में उत्साह के साथ भाग लेते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो उनके पिता भी साथ में खेलते हैं, जैसे हाट बाजार का खेल, विवाह का खेल, भोज ज्योनार का दृश्य अथवा खेती करने का खेल। पहले बच्चों गांव में इसी प्रकार से खेल खेले जाते थे। उसमें ना तो कोई विशेष चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जो उपलब्ध वस्तुएं होती थी उनका ही प्रयोग कर लिया जाता था। सभी खेलों में सहज रूप से उपलब्ध वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता। कोई विशेष सामान विशेष रूप से खरीदा नहीं जाता, सभी जगह उनके पिता साथ ही रहते। भोलानाथ की माँ उसे नहलाकर ढेर सारा तेल चुपड़ देती, फिर उसे काला टीका लगाकर कन्हैया बना देती। कुछ बच्चों के साथ मिलकर भोलानाथ ने एक बार एक बूढ़े व्यक्ति जिनका नाम मूसन तिवारी था उनको चिढ़ाया। वो बेचारे बच्चों को तो कुछ नहीं कह पाए, परंतु उन्होंने शाला में जाकर मास्टर जी से शिकायत कर दी। उसी समय मास्टर जी ने कुछ बच्चों को, लड़कों को भेज दिया कि उनको पकड़ कर लाओ। उसी समय मास्टर जी द्वारा भेजे गए कुछ बच्चे भोलानाथ और उसके दोस्तों को पकड़कर मास्टर जी के पास ले गए। वहाँ से भोलानाथ की बहुत पिटाई हुई और भोलानाथ रोने लगा। तो उसके भोलानाथ के पिता जो थे मास्टर जी से प्रार्थना चिरोरी करके वापस ले आए। रास्ते में क्या हुआ, भोलानाथ को कुछ बच्चे मिल गए और भोलानाथ अपना खेल, अपना रोना भूल गया और उनके साथ फिर से खेलने लगा। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन खेलते खेलते भोलानाथ के साथियों ने एक शरारत की। क्या शरारत की? उन्होंने चूहे की बिल में पानी डाल दिया, परंतु उसमें चूहा नहीं था, उसमें तो सांप था। वो सांप बाहर आ गया। फिर क्या हुआ, उसे देख के सारे बच्चे घबरा गए। जिसको जिधर रास्ता दिखा उधर ही दौड़ पड़ा। लेखक भी 2-3 बार दौड़ते दौड़ते गिरा और लहूलुहान होकर घर पहुंचा। तब वह अपने पिता के पास नहीं गया, जबकि उनके पिता तो बाहर ड्योढ़ी में ही बैठे थे। वो अपनी माँ की गोद में छिप गया और माँ ने भी अपना सारा काम छोड़कर भोलानाथ को अपनी गोद में ले लिया। पिता ने कई बार बालक को अपनी गोद में लेना चाहा, परंतु बालक ने माँ के अंचल की छाया ना छोड़ी। इस प्रकार से हमें ये छोटा सा पाठ मिला है और जिसकी मैंने आपको कहानी बताई है कि किस प्रकार से बालक पिता से अधिक जुड़ा हुआ है, परंतु मुसीबत के समय वो कहाँ जाता है? वो अपनी माँ के पास जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके प्रश्नों के अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन पर बात करते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था।
फिर भी विपदा, विपदा क्या होती है बच्चों, मुसीबत के समय वो पिता के पास ना जाकर माँ की शरण में लेता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो उत्तर क्या है, माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह पर आधारित है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो जो उसे शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के अंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इन सब कारणों से भोलानाथ अपने पिता के पास ना जाकर माँ के पास गया, और माँ को भी देखो, उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया और भोलानाथ को अपनी गोद में भर लिया। कभी वह उन्हें चूमती, कभी वह उससे कारण पूछती कि क्या हुआ, परंतु भोलानाथ डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो जब भोलानाथ को क्या हुआ, मास्टर जी से पिटाई हुई उसकी, तो वो रो रहा था। उसके पिता उसे मास्टर जी की प्रार्थना करके ले आए। क्षण भर में बच्चों का जो स्वभाव होता है ना, बहुत जल्दी बदलने वाला होता है, बहुत चंचल स्वभाव होता है। इसी चंचल स्वभाव के कारण क्षण में रोना और क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव बन जाता है। भोलानाथ की भी स्वाभाविक आदत के अनुसार, इसी प्रकार की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल में हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। सिसकना क्या होता है? रोना। तीसरा प्रश्न बच्चों इतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो जैसा आपने देखा कि भोलानाथ जो है वो खेल खेलते हुए आंगन में, खेत में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हीं को अपने खेलने का आधार बना लेते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फल, गीली मिट्टी, घर के छोटे छोटे सामान आदि वस्तुएं जो होती हैं वह उनसे खेलकर खुश हो जाते हैं। परंतु आजकल आप देखते हो कि आपके पास खेलने के कितने सामान हैं बच्चों, वो बहुत ही भिन्न हैं, बहुत अलग हैं। हमारे खेलने के सामान के लिए क्या है? क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बच्चे खेलते हैं, जो उस समय की तुलना में बिल्कुल अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों को कि खेलने की सामग्री से वो उस समय बिना किसी खर्च के प्राप्त हो जाती थी, सुलभता से बच्चों को जो चीज़ मिल जाती उसी से खेलना शुरू कर देते। जैसे साइकिल का टायर मिल जाता तो उसी को दौड़ाना शुरू कर देते। परंतु आजकल बच्चों को क्या चाहिए? बाज़ार से खिलौने चाहिए। तो बहुत भिन्नता आ गई है बच्चों समय के साथ साथ। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। बच्चों पाठ में कई ऐसे प्रसंग आए हैं, जब आप कहानी पढ़ेंगे अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक में से तो आपको पता लगेगा। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग करते हुए दुल्हन को लिवा लाना। तो बच्चे क्या स्वांग करते हैं, क्या खेल खेलते हैं? बारात का खेल खेलते हैं, उसमें दुल्हन को ले आते हैं। तो और मैंने आपको बताया कि लेखक के पिता लेखक के साथ ही रहते थे, हर खेल में वो साथ देते थे। पिता द्वारा क्या किया उनके पिता ने? दुल्हन का घूंघट उठाने पर बच्चों का शर्मा कर भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपना भी। अब दूसरा, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर वो क्या करता है? लज्जाकर मुस्कुराकर आईना रख देता है। यहाँ बच्चों का अपने अक्स के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर है। अक्स होता है बच्चों अपना ही चेहरा, अक्स के प्रति, और उनका शर्मा कर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर पिता का गिर जाना,
बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना, पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंददायक प्रसंग है। तो आपने देखा इसमें बहुत सारे और भी प्रसंग आपको मिलेंगे, जब आप पाठ पढ़ोगे आप उनका भी वर्णन अपने उत्तर में कर सकते हैं। इस उपन्यास में 30 का दशक, 30 के दशक का अर्थ है बच्चों 1930, 1930 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बच्चों आज की ग्राम्य संस्कृति पूरी तरह से बदल गई है। उस समय को लगभग 100 साल होने वाले हैं, तो 100 साल में तो बच्चों बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। बहुत ही सीधे साधे लोग हुआ करते थे, परस्पर मिलजुल कर रहते थे, किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह से मनाते थे। गांव में बचपन से खेल में वैसी ही बातों को सिखाया जाता था जिनसे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक बन सकें। परंतु आज की ग्रामीण संस्कृति बहुत बदल गई है। अब गांव में राजनीति ने बहुत ही बदलाव कर दिया है। राजनीति के कारण लोगों में जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब जैसे भेदभाव पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार से अब गांव की संस्कृति बहुत बदल गई है। यहाँ माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने देखा कैसे भोलानाथ अपने पिता से बहुत स्नेह करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है वो अपने बेटे भोलानाथ के साथ बिताते हैं। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बैठाना, मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और पेड़ों की टहनियों पर बैठाकर उसे झुलाना और भी कई इस प्रकार के कार्य हैं। उसके खेलों में भी भाग लेना। और भोलानाथ की माता जो है वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता हैं। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका विभिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित हैं। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोदने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय जो है दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। माता का अंचल शीर्षक बच्चों, अब शीर्षक होता है पाठ का नाम। तो आप जानते हैं कि ये पाठ का नाम बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि भले ही लेखक का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, परंतु मुसीबत के समय वो अपने माता की अंचल में जाकर छिप गया। तो लेखक ने इस कहानी का नाम माता का अंचल रखा है, जो बिल्कुल उपयुक्त है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से ही बहुत प्रेम मिला। उसका दिन पिता की छत्र छाया में शुरू होता। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते। परंतु जब बच्चा सांप को देखकर डर जाता है तो पिता की छत्र छाया के स्थान पर वो माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का सुखद अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर सुध बुध खो देती है। बस इसी प्रयास में है कि अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसलिए माँ इसका उपयुक्त माता का अंचल बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा यदि हम किसी और शीर्षक की बात करें तो माँ की ममता भी हो सकता है, लेकिन ये शीर्षक माँ पर ही रहेगा, क्योंकि ये कहानी जो है इसमें माँ का स्नेह ही प्रधान है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कई प्रकार से करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर, उनकी पीठ में सवार होकर, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रोध होकर जिद करते हैं, कई प्रकार अपनी जिद मनवाते हैं और कई बच्चों अलग अलग तरह से भी अपना प्रेम प्रकाशित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
माता पिता को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, कहीं घुमा कर लाने की जिद करते हैं, उनको ये कहते हैं कि हमारे साथ खेलो। माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में पूछते हैं, ये कौन है, ये क्यों आए हमारे घर में, इस प्रकार की बातें भी करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि इसमें 1930 के दशक की कहानी है और उस समय और आज के समय में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। उस समय बच्चों के पास खेलने के लिए कोई साधन नहीं थे, जो प्रकृति से प्राप्त थे उन्हीं के साथ वो खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे, परंतु बच्चों की दुनिया इन बच्चों से बिल्कुल भिन्न है। आजकल के बच्चों की दुनिया, बच्चे टीवी, कंप्यूटर पर अपना समय व्यतीत करते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन खेलते हैं, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि खाते हैं, गांव का दाल भात उनको नहीं पता। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ हमारा संपूर्ण हो गया। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका ये पाठ देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से अवश्य ही कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।